Hello everyone. Today we are discuss about national income. It means Rashtriya Aay. Yes, welcome back to our channel. This is your own beautiful channel Bright Spark Tutor and आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की सीरीज में नेशनल इनकम आपका टॉपिक. It means this is not only topic, this is a chapter of 12th class economics. So first of all, we have to discuss about Rashtriya Aay. It means national income. What is a national income and इसमें कौन कौन से मेथड हैं? How many method in this national income? How can we get it? हम कैसे इसको निकाल सकते हैं? सो फास्टली जुड़ जाइएगा चैनल के साथ और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी. ओके बच्चे, आज हम देखेंगे इसके अंदर उत्पादन विधि, व्यय विधि. उत्पादन विधि जैसे प्रोडक्शन मेथड, व्यय विधि एक्सपेंडिचर्स मेथड, आय विधि इनकम मेथड. ओके बच्चे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चे, अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट नेशनल इनकम. यस, हमने नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में पहले भी सुना होगा, राइट? आपने पहले भी राष्ट्रीय आय के बारे में सुना होगा. आखिर ये राष्ट्रीय आय क्या होती है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, आज हम ये देखेंगे. ठीक है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है एंड आखिर ये राष्ट्रीय आय क्या है. चलो हम पहले डिस्कस करते हैं. राष्ट्रीय आय से पहले हम डिस्कस करते हैं कारक आय को. इसको कारक आय को. भाई ये कारक आय क्या होती है ना? अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, कारक आय इज फैक्टर इनकम. What is factor income? In this lesson, factor income क्या है? तो कारक आय है कि जो फॉर्म्स और जो फैमिलीज कारक सेवाएं उपयोग करने के बदले में किया गया भुगतान. कारक आय, कारक भुगतान जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, है ना, कर्मचारियों के रूप में अर्पित की गई सेवाओं के बदले परिवारों को प्राप्त होने वाली प्राप्तियां. देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं. एक तो प्राप्तियां हो गई, कारक आय होता है जैसे कि किराया हो गया, ब्याज हो गया, लाभ हो गया, है ना. आप सोच रहे होंगे व्हाट इज फैक्टर इनकम मैम, है ना. तो फैक्टर इनकम आखिर क्या है, या हम सोचे तो कारक आय क्या है. तो जाहिर सी बात है, कारक क्या है बेटा? वो आय है, वह आय है, वह आय है जिसमें उत्पादक द्वारा उत्पादक द्वारा ठीक है, उत्पादक कौन? फार्म भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी फार्म, उत्पादक मतलब कोई भी फार्म हो सकता है. उत्पादक द्वारा परिवारों परिवारों जो उत्पादन कारकों के स्वामी हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं? परिवारों को उनकी कारक सेवाएं, परिवारों को उनकी कारक सेवाएं, उनकी कारक सेवाएं, ठीक है, उनकी कारक सेवाएं जिसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विस. अभी मैं इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख पाऊंगी, डोंट वरी बच्चे. उपयोग, उनकी कारक सेवाएं उपयोग करने के बदले में किया गया भुगतान, में किया गया भुगतान, भुगतान पे. ठीक है बेटा, भुगतान जो पे किया जाता है वो. देन आप अगर देखें तो एक ऐसी आय, कारक आय क्या है बेटा? एक ऐसी आय है, ठीक है, या उत्पादक द्वारा जो परिवारों को उनकी कारक सेवाएं उपयोग करने के बदले में किया जाता है. ठीक है, तो फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम क्या होती है? वी कैन से दैट फैक्टर इनकम क्या है? इज अ फ्लो ऑफ इनकम, इज फैक्टर इनकम द income the income the income earned, जो कमाई जाती है by
द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द फैक्टर प्रोडक्शन एंड सच। कौन सा प्रोडक्शन बच्चे, कौन सा प्रोडक्शन, जैसे कौन सा प्रोडक्शन, सच, such as land, okay, labor and capital, and capital in the form of rent, किस फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है, wages and interest respectively, wages and interest, interest it means ब्याज, ठीक है, इंटरेस्ट, जो इन सब चीजों से क्या करी जाती है बेटा, कमाई जाती है, वो इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। देखो बेसिक का एग्जांपल लेते हैं, आप इनकम की बात जब करते हैं, जब मैं इनकम की बात करूं तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को क्या दिया, कुछ सामान दिया, ठीक है, कुछ सामान दिया, गेहूं चावल वटेवर, ठीक है, कुछ सामान दिया, ठीक है, इस व्यक्ति ने बदले में इसको क्या दी बेटा, इनकम दी, ठीक है, इनकम दी मतलब कुछ पैसे दिए, ठीक है, कुछ पैसे दिए, इसकी इनकम कहलाएगी, है ना, जो ये पैसे हैं ये इस ए वाले व्यक्ति की बी वाले व्यक्ति द्वारा इनकम कहलाएगी। अच्छा, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक और चीज बताई थी, इफ आपको रिमेम्बर है तो, या आपने वो वीडियो देखी है तो, मैंने आपको आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ाया था, राइट, मैंने आपको आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ाया था, है ना, इनकम का फ्लो पढ़ाया था मैंने, चक्रीय प्रवाह, ठीक है, उसमें क्या था बेटा, आय के चक्रीय प्रवाह के अंदर क्या था, क्या था कि एक होती है फार्म, ठीक है, जो सर्विस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक है हाउस होल्ड, जो उस सर्विस को लेते हैं, हाउस होल्ड्स, ठीक है, ये उस सर्विस को लेते हैं इससे, इसने गुड्स दिया या सर्विस दिया, किसको दिया, इसको दिया, क्या दिया, कोई चीज वस्तु दी, गुड्स, या फिर सर्विस दी, किसको दी, इनको दी, ठीक है, इन्होंने क्या करा, स्पेंड किया इसके अंदर, ठीक है, इन्होंने इसके अंदर क्या किया, स्पेंड किया, ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ पेमेंट इनका कौन सा है, हाउस होल्ड है, और फैक्टर ऑफ सर्विस किसका है, इनका है, ठीक है, इनके लिए फैक्टर ऑफ सर्विस क्या है, ये क्या है, फैक्टर ऑफ सर्विस है इनके लिए, है ना, ये सर्विस का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ सर्विस, ठीक है, और ये क्या है, फर्म के लिए हाउस होल्ड क्या है, फैक्टर ऑफ इनकम है, ठीक है, फैक्टर ऑफ इनकम, याद रखना, ठीक है, ये डायग्राम हर किसी की कॉपी में होना चाहिए, इसी से हमें कारक आय के बारे में पता चलता है कि कारक आय क्या है, यानी कि फैक्टर इनकम क्या है। तो बेसिकली जब बात होती है बेटा फैक्टर इनकम की, जब बात होती है कारक आय की, तो वो आय है जो उत्पादक द्वारा परिवार को सेवाओं के रूप में दी जाती है, उसके बदले में वो उन्हें भुगतान करते हैं। समझ में आई, अभी तक तो मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था, ठीक है, जैसे कौन सी सेवाएं होती हैं जो ये इनकम है अर्न की जाती है बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैसा, सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, इसमें कोई वस्तु तो नहीं मिल रही, सेवा मिल रही है, जैसे यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको ये वस्तु दे रहा था, राइट, यहाँ पर वस्तु का लेन देन हो रहा था, पर वस्तु का लेन देन नहीं होता, इसका लेन देन होता है कारक आय में सेवा होगा, ठीक है, समझ में आई। फैक्टर, जैसे फैक्टर इनकम कहाँ से आई, वो इनकम जो जनरेट की गई, अगर मैं बात करूं, एक फ्लो चार्ट अपने पास बना के रखें फैक्टर इनकम का, आपको हमेशा याद रहेगी, ठीक है, फैक्टर इनकम का एक फ्लो चार्ट बना के रखें, आपको हमेशा याद रहेगी वो, ठीक है, जैसे कि किससे मिली हुई इनकम है, ठीक है, रेंट से, रेंट से मिली है, ठीक है, या फिर कहाँ से मिली है, या फिर मिली है कॉम्पनसेशन से, ठीक है, कोई भुगतान हुआ है, कॉम्पनसेशन से मिली है, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मिली है कॉम्पनसेशन से, वो इनकम भी क्या होगी बेटा, कारक आय होगी, ठीक है,
बेसिकली जहां पर हमने सेवाएं प्रदान की हैं, इंटरेस्ट, मतलब कुछ काम तो नहीं किया उस तरीके का, पर फिर भी हमें क्या मिल गई है, इनकम प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, एक ऐसी इनकम। देन होप सो समझ में आई होगी। ठीक है, अब आते हैं कारक आय के बाद कंसेप्ट है ये क्या, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहला कंसेप्ट था आपका कारक आय का। कारक आय जो है हस्तांतरण आय से भिन्न है। फैक्टर इनकम इज डिफरेंट ट्रांसफर इनकम। अब आती है, जब भाई ट्रांसफर इनकम से डिफरेंस है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे समझना पड़ेगा ट्रांसफर इनकम क्या है, राइट? मुझे समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर इनकम क्या है। ओके, सो अब हम समझेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर इनकम। ओके, सेकंड इज एक और इनकम पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, हस्तांतरण, हस्तांतरण इनकम यानी कि आय। ठीक है, हस्तांतरण आय। देन अब हम ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? इन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ ट्रांसफर सच एज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी। तो ये क्या है? ट्रांसफर है, एक ऐसी इनकम है, ट्रांसफर इनकम, इनकम कौन सी, रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। कहां से होती है भाई? रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीव फ्रॉम, जो गवर्नमेंट से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, एक ऐसी इनकम है। ठीक है, गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम से हमें ये इनकम प्राप्त होती है और ट्रांसफर होती है। ठीक है, उन प्रोग्राम से। अब सच एज, सच एज कौन कौन सी भाई एग्जाम्पल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है आज के टाइम पर, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। देन बेनिफिट्स जो हमें मिलते हैं बेरोजगार को, जो अनएम्प्लॉयमेंट को बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हो गया। ठीक है, वेलफेयर्स, कुछ हमें वेलफेयर्स भी मिलते हैं सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप वगैरह के रूप में, या सोशल सिक्योरिटी जो हमें मिलती है, वो भी क्या है, हमारी ट्रांसफर इनकम है, या फिर बोल सकते हो आप क्या, हस्तांतरण इनकम है। ओके बच्चे, तो दीज आर ट्रांसफर इनकम। सो इट्स डिफरेंस इज डिफरेंट ना, इट्स डिफरेंट कहाँ से भाई, फैक्टर इनकम से ये डिफरेंट है। ट्रांसफर इनकम refers to receipt without rendering any effective service in return. It is received to providing factor। देखो, अगर मैं बात करती हूँ फैक्टर इनकम की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसफर इनकम की, देखो दोनों में एक अलग चीज है। क्या, मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ फैक्टर इनकम में, जैसे कि रेंट आया मेरे पास। ठीक है, रेंट के रूप में जो पैसा आया वो मेरी इनकम है। ठीक है, मान लो मैंने अपना घर किराए पे दे रखा है, तभी तो रेंट आया ना। तो मैं यहाँ पे गुड्स दूंगी, ठीक है, या फिर सर्विस दूंगी, कुछ तो दूंगी भाई, दोनों में से गुड्स दूंगी या सर्विस दूंगी, तब मुझे रिसीव होगी इनकम। ठीक है, और जो ट्रांसफर इनकम है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुझे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, उसके रूप में क्या देगी, कुछ अमाउंट देती है हमें, स्टार्टअप के लिए दे या कहीं से भी दे, इसके बदले में मैं गवर्नमेंट को क्या दे रही हूँ, कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, ट्रांसफर इनकम, इसीलिए ये डिफरेंट है किससे, फैक्टर इनकम से। होप सो समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे क्या, कि सामान्य निवासी कौन होता है। मैं क्यों पढ़ा रही हूँ ये, अभी सब ना हमारा फैक्टर इनकम और ये ट्रांसफर इनकम सब ना इसमें राष्ट्रीय आय में आएगा। अब आता है हमारा क्या, अब हम रेजिडेंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे अब हम, रेजिडेंट्स देखेंगे, यानी कि निवासी देखेंगे कि ये जितनी भी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है या जो भी है फैक्टर इनकम है, वो किस किस की हमारी जुड़ेगी। रेजिडेंट्स देखेंगे, इसमें दो तरीके के रेजिडेंट्स होते हैं। पहले सामान्य निवासी, सामान्य निवासी यानी कि इसको बोलेंगे हम नॉर्मल रेजिडेंट। क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है,
ठीक है, हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है जी। अब सामान्य निवासी कौन है और गैर सामान्य निवासी कौन है? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। नॉन रेजिडेंट्स कौन है? गैर सामान्य निवासी, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया निवासी, क्या आ जाएगा? नॉन रेजिडेंट। डन। अब आता है आपका कि गैर सामान्य और सामान्य निवासी कौन? देखो, जो व्यक्ति भारत का हो तथा उसका आर्थिक उसका आर्थिक हित भारत से जुड़ा हो, भारत से जुड़ा हो, जैसे कि मैं तो अपने ही देश का निवासी मानूंगी ना, उसी देश से जुड़ा हो, उसका आर्थिक हित है ना। भारत में विदेशी दूतावास काम करने वाले व्यक्ति भी सामान्य निवासी। ठीक है, जुड़ा। ठीक है, जुड़ा हो। बस आप इतना याद रखना, आर्थिक हित से सेम बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा किसका? गैर सामान्य का। जो व्यक्ति भारत का ना, ठीक है, ना हो या हो, आप सोचोगे क्या बोल रही हूँ मैं, तथा उसका आर्थिक हित, अभी बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, उसका आर्थिक हित, इंग्लिश में भी लिखवाऊंगी अभी, हित भारत से ना जुड़ा हो, भारत से ना जुड़ा हो। ठीक है, ना जुड़ा हो। समझ गए बच्चे? अब हम देखते हैं बच्चे कि आखिर ये है कौन, सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी कौन है? ठीक है, वेट। ठीक है जी। अब देखते हैं हम कि भाई ये गैर सामान्य निवासी और सामान्य निवासी कौन होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। भैया सामान्य निवासी कौन है? ठीक है, सामान्य निवासी कौन है, पहले तो यही देखते हैं कि सामान्य निवासी कौन है और गैर सामान्य कौन है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल कौन है और नॉन रेजिडेंटल कौन है? नॉर्मल, रेजिडेंटल, ठीक है, ये भी याद रखना। और नॉन रेजिडेंटल कौन है? ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बात आ जाती है। मैंने एक वर्ड बोला, आर्थिक हित। ठीक है, तो ये था रेजिडेंटल। रेजिडेंटल कौन है ना? और नॉन रेजिडेंटल, नॉन रेजिडेंटल में भी मैंने एक बात बोली, इसमें था कि आर्थिक हित जिसका ना जुड़ा हो, है ना, यही था। अब आते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, आखिर ये डिफरेंस है क्या? देखो, एक व्यक्ति है, पहले एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति है, वो भारत में नहीं रहता, वो जापान में रहता है, मान लेते हैं वो जापान में रहता है, पर वो महीने का जितना कमा रहा है, ठीक है, महीने का जितना भी कमा रहा है, वो कहाँ भेजता है? अपने परिवार वाले को इंडिया भेजता है। ठीक है, यानी कि खर्च कहाँ होता है उसका? सारा इंडिया खर्च होता है, यहीं पर आता है उसका पैसा, कहाँ से? जापान से इंडिया आता है। ठीक है, फिर ठीक है, क्या ये सामान्य निवासी हुआ भारत का? बिल्कुल हुआ, क्योंकि आर्थिक हद कहाँ का है? भारत में जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है, वो दुबई रहता है। ठीक है, वो दुबई रहता है, और दुबई में ही उसका क्या रहता है? खर्चा पानी सब दुबई में है, घर वगैरह सब दुबई में है। ठीक है, सब कुछ वही करता है, क्या खर्चा पानी सब दुबई में करता है। तो क्या ये सामान्य निवासी हुआ भारत का? तो नहीं, ये सामान्य निवासी नहीं। ठीक है, ये सामान्य निवासी नहीं हुआ। तो क्या ये जापान वाला सामान्य निवासी हुआ? बिल्कुल, ये जापान वाला सामान्य निवासी हुआ। देन अब आते हैं गैर सामान्य निवासी पर। यही क्या है? गैर सामान्य निवासी, जिसका आर्थिक हद क्या है बेटा? जुड़ा हुआ है किसके साथ में?
दुबई के साथ। ठीक है, होप सो समझ में आ गई होगी, है ना। तो आप इजली वे में आप लिख सकते हैं इसको, नॉर्मल रेजिडेंट को और नॉन रेजिडेंट्स को लिख सकते हैं क्या, आराम से आप इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि पर्सन पर्सन ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी residing, okay, एक मिनट, writing, it's residing in India, and India with with economic इंटरेस्ट मतलब उसका इंडिया में ही इकोनॉमिकली खर्च करने का या इनसे जुड़ने का इंटरेस्ट है। ओके, कि रिजाइडिंग पीरियड ईयर और मोर। ठीक है, एंड नॉन रेजिडेंटल ऑफ इंडिया, द पर्सन residing in India with no economic interest, ठीक है, interest and no economic interest, ठीक है, नॉट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो वो पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ही नहीं, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो कौन है, वो कौन है, नॉन रेजिडेंटल। कौन है वो, नॉन रेजिडेंटल, ठीक है, नॉन रेजिडेंटल है। और रेजिडेंटल कौन है, जिसका इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इंडिया में है, वो इंडिया का रेजिडेंटल हुआ। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट में है वो रेजिडेंटल हुआ, जिसका नहीं है वो नॉन रेजिडेंटल हुआ। होप सो समझ में आई होगी बेटा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम इन लोगों की इनकम इंडिया में क्या करेंगे बेटे, जोड़ेंगे, तभी तो हम इंडिया की नेशनल इनकम निकाल पाएंगे, है ना। तो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आय की घरेलू राष्ट्रीय अवधारणाएं क्या है, डोमेस्टिक नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्या, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक एंड नेशनल concept of income। ठीक है, इनकम के डोमेस्टिक और नेशनल कंसेप्ट पढ़े। अब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट इट, डोमेस्टिक ओके, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब घरेलू, ठीक है, घरेलू तथा राष्ट्रीय अवधारणाएं लिख लो आप इसमें, घरेलू तथा राष्ट्रीय अवधारणाएं। ठीक है, तो घरेलू अवधारणाएं क्या है, देखो जब मैं घरेलू की बात करती हूँ तो मैं सीमा रेखा के अंदर बात करती हूँ, सीमा रेखा के अंदर, देश की सीमा रेखा के अंदर होने वाला प्रोडक्शन। तो इससे एक टर्म्स बनती है, व्हाट, आपने सुनी भी होगी, व्हाट, जीडीपी, राइट, आपने पढ़ा होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अब भाई ये क्या चीज है ना, तो भारत की सीमा रेखा के अंदर होने वाला प्रोडक्शन,
कितना प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। भारत की सीमा रेखा के अंदर होने वाला प्रोडक्शन क्या कहलाएगा बेटा? बस मैं सीमा रेखा के अंदर की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सीमा रेखा के अंदर की बात कर रही हूँ बेटा, कि जितना भी सीमा रेखा के अंदर है ना एरिया, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन, जितना भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट तैयार हुआ, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम होगी, ठीक है। तो कहते हैं ना भारत का भाई जीडीपी गिर रहा है, भारत का जीडीपी बढ़ रहा है, भारत का जीडीपी हो गया, तो मेरे देश में कितनी इनकम हो रही है, मेरे देश की सीमा रेखा के अंदर कितनी इनकम हो रही है, मुझे ये चेक करना है, ठीक है। मेरे देश की सीमा रेखा के अंदर कितनी इनकम हो रही है, मुझे ये चेक करना है। इनकम कैसे होगी? जितना प्रोडक्शन होगा उतनी इनकम होगी, जाहिर सी बात है। सकल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल, पर ये शुद्ध नहीं है, सकल है। अब सकल और शुद्ध में क्या अंतर है? देखो, एक होता है जब मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, प्रोडक्शन, ठीक है, जब मेरा उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादन के कई चरण होते हैं। पहले मेरी होगी इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्ट करूंगी मैं, इन्वेस्टमेंट होगी, मैंने इन्वेस्टमेंट की, फिर आएगी मेरी उसके बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद इनकम, क्या आएगी? इनकम। पर इन्वेस्टमेंट से इनकम के बीच के सफर में काफी चीजें मुझे देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें एक है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी इस डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ठीक है बेटा, तो आपको इसी सीरीज में, ये जो आपकी वीडियो है ये एक प्लेलिस्ट में है, इसी सीरीज के अंदर आपको नंबर 1 वीडियो मिल जाएगी चैप्टर 1 की, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मैंने बताई है, डेप्रिसिएशन से लेकर एवरीथिंग बताई है, ठीक है, कि क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या डेप्रिसिएशन है, सब चीजें मैंने इसमें बता दी है, ठीक है। मूल्य ह्रास, अब आप बोलोगे मैम ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे हम अलग से पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है, हम डेप्रिसिएशन को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा इसका समझना बहुत जरूरी है। मूल्यह्रास क्या है बेटा, ये मैं बता तो चुकी हूँ वैसे अच्छे से, पर थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मूल्यह्रास है कोई सामान्य टूट फूट, क्या है? सामान्य टूट फूट। देखो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो टूट फूट होना, या फिर बोल सकते हैं, है ना, जैसे कि कुछ खराब मशीन खरीदी है तो आपकी भाई जाहिर सी बात है मशीन वगैरह खराब हो ही जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी चीज की अंदर कमी आ जाए, डेप्रिसिएशन। तो जब भी मैं, बेटा जब भी मैं, अब मुझे क्या है, मुझे अपनी इनकम निकालनी है, मैंने क्या निकालनी है? इनकम निकालनी है अपने इंडिया के अंदर होने वाला जितना भी उत्पाद है, ठीक है। जो मेरे भारत में जीडीपी है वो तो ठीक है, पर बेटा इस जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस की जगह मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब मैं इसमें क्या करूंगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकालूंगी बेटा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब मैं इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, ठीक है, क्या नेट लिख लो, डोमेस्टिक मतलब शुद्ध प्रोडक्ट। मेरे पास ये जो पैसे आए ना जीडीपी के, मेरे पे पूरी जीडीपी जितनी भी है, पता है इसमें क्या है? इसमें डेप्रिसिएशन ऐड है, ठीक है। अभी मैंने इसमें पूरा इनकम नहीं निकाला, आई मुझे वो पैसे माइनस करने हैं बेटा, जो मेरे खर्च होने मशीनों पे, जो मेरी मशीनें टूट गई हैं उन प्रोडक्शन में जो भी हुआ है। और जब मैं डेप्रिसिएशन को, जब मैं जीडीपी में से माइनस कर देती हूँ डेप्रिसिएशन को, क्या जीडीपी में से माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन को, तो मेरा वो पैसा निकल गया जो निकलना था। अब मेरे पास एक्चुअल में शुद्ध पैसे आएंगे जो मैंने कमाए हैं, मेरे देश ने कमाए हैं। वो होगा, एक मिनट, वो होगा आपका, क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा वो? जी, ग्रॉस की जगह एनडीपी होगा, क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे एनडीपी, यानी कि मेरा ग्रॉस से क्या बन गया? नेट बन गया। डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक रहेगा क्योंकि मेरी सीमा रेखा के अंदर आने वाला प्रोडक्शन है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है भाई, मैंने तो निकाली अपने देश के अंदर होने वाला प्रोडक्ट। डन, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? ये फॉर्मूला है, इसे लर्न कर ले अच्छे से, ठीक है।
और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एनडीपी को लेकर। ठीक है, हमने एनडीपी निकाल ली है। अब मैं इसे एनएनपी कैसे बनाऊंगी भाई? एनएनपी यानी कि राष्ट्रीय आय। आय कैसे? शुद्ध राष्ट्रीय आय, ना कि सकल है। इसमें से सारी चीजें निकालने के बाद जो मेरे पास एक्चुअल में मेरे देश को पैसा मिलेगा, वो मैं कैसे बनाऊं? उसे बनाना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो मैं इसमें प्लस कर दूंगी क्या? मैं इसमें प्लस कर दूंगी विदेशों विदेशों से आए। आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या बोल रहे हो, है ना? है ना? जो मेरे पास फॉरेन कंट्रीज से इनकम आई है मैं उसे प्लस कर दूंगी और माइनस कर दूंगी विदेशों को आए। आप कहोगे मैम मतलब? देखो, जो एम्प्लॉयज बाहर देश में रहकर मेरे यहाँ पर खर्चा भिजवा रहे, और जो एम्प्लॉयज मेरे यहाँ पर रहकर बाहर देश में खर्चा भिजवा रहे, उनकी तो माइनस कर दूंगी, है ना? जैसे कुछ यहाँ पर अफ्रीकन है, कुछ यहाँ पर जापानीज है, कुछ यहाँ पे नेपाली है। वो सब कौन है? विदेश के लोग हैं और वो यहाँ कमाने आए हुए हैं किसी एमएनसी कंपनी में। तो मैं क्या करूंगी फिर? वहां से वो चीज उनकी जो इनकम है वो माइनस कर दूंगी, और जो मेरे लोग गए हुए, जैसे सऊदी गए हुए हैं कुछ लोग, कुछ दुबई गए हैं, कुछ जापान गए हैं, कुछ कोरिया में है, कुछ यूएसए में, कुछ चाइना में है। सो वो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी इनकम कहाँ भिजवा रहे हैं? यहाँ भिजवा रहे हैं भारत। वो यहीं पे तो अपना आर्थिक लाभ उठाते हैं। तो मैं उनका क्या करूंगी बेटा? प्लस करूंगी, क्योंकि मेरे देश के लोगों ने उसको कमाया है, और ये किसी और के देश के लोगों ने कमाया, तो उसे माइनस करूंगी। और जब मैं ये माइनस और प्लस का गेम कंप्लीट करूंगी, एंड देन मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आएगा नेट नेशनल इनकम। ठीक है। अच्छा, ये भी आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2। इसे आप नोट डाउन कर ले कि जब मैं एन डी पी में से प्लस करूंगी एक्स, माइनस करूंगी वाई, इसे आप एक्स मान लें, इसे आप वाई मान लें। ठीक है, तो निकल कर आएगा एन एन पी। अच्छा, आप कई बच्चे बोलते हैं कि मैम डेप्रिसिएशन पहले ना माइनस करें, तो बेटा तो आप जीडीपी से डायरेक्ट निकालेंगे ना। जीडीपी से आप डायरेक्ट निकालेंगे, तो आप माइनस करेंगे पहले डेप्रिसिएशन, फिर प्लस करेंगे एक्स और माइनस करेंगे वाई, तब जाकर आएगा आपका एनएनपी। तो मैं वही कह रही हूँ, चरणबद्ध करके निकाल लो, ऐसे निकाल लो, बात तो वही है ना? इस तरीके से निकाल लो या ऐसे निकालो, बात वही है। इजी आपको वही रहेगा कि आप क्या करें, आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से फॉर्मूला निकालें। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। देन बच्चे, आप आगे बढ़ेंगे और आपका देखेंगे कि किस तरीके से हमने उत्पादन के समग्र मूल्य की गणना करनी है। इसमें 3 विधियां मैंने आपको बताई थी, उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। ठीक है, अब इसके कुछ चरण लिख लें, किस तरीके से हमने इसको करना है। ठीक है, ओके डन। अब हम देखेंगे 3 मेथड, यानी कि पहला मेथड हम देखेंगे अपना, किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है किसको, एनएनपी को, राष्ट्रीय आय को। तो पहला मेथड है हमारा क्या? उत्पाद विधि। क्या है? उत्पाद विधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड। और प्रोडक्शन मेथड के साथ हम इसे एक और नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं? वैल्यू एडेड। क्या? वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इस मेथड के नाम से हम इसे जानते हैं उत्पाद विधि। देखो, इसमें क्या होता है, मूल्य वर्धित विधि के रूप में भी जानी जाती है। मूल्य वर्धित मतलब वैल्यू एडेड। इस पद्धति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान में सभी फार्मों से उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं की गणना करने के लिए किया जाता है। यूज किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमने उत्पाद की हैं, प्रोडक्ट की हैं, ठीक है, प्रोड्यूस की हैं।
ठीक है, सर्विसेज हमने जितनी भी की हैं। अब फार्मों द्वारा छोड़ा गया मूल्य फार्म की उत्पादन मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु से किया जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं, अर्थव्यवस्था द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं, उन सबका प्रयोग इसमें किया जाता है। अब देखते हैं बेटा कि इसमें आखिर क्या है क्या नहीं है, हाउ इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देखते हैं। इसको वैल्यू एडेड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड को। तो जब मैं बात वैल्यू एडेड मूल्य वर्धित या फिर बोल सकते हो आप इसे उत्पाद विधि की बात करती हूँ, तो उसको किस तरीके से क्या क्या चीजें इसमें जोड़ी जाती हैं। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या, एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, क्या जोड़ा जाता है, प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज के दौरान प्रोडक्शन हुआ है उसको भी जोड़ा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी हुआ है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस प्लस किया जाएगा इसे भी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसे सेकेंडरी सेक्टर को भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर को भी इसमें ऐड किया जाता है। एंड क्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर को भी इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें टर्शरी सेक्टर को भी ऐड किया जाता है। अब आ जाते हैं हम किसमें, कि जब हम ये तीनों सेक्टर्स में होने वाले प्रोडक्शंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन को ऐड कर लेते हैं या बोल सकते हैं प्रोडक्शन से प्राप्त इनकम को हम ऐड कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा बन जाता है GDP एट मार्केट प्राइस। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, जिसका प्रोडक्शन मैंने लेना है वो सारे सेक्टर, प्लस में टर्शरी सेक्टर, ठीक है, टर्शरी सेक्टर इजिकल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सब मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट में नहीं है। अब मैं इसमें GDP एम मेरा बन गया बेटा, इसे हाथों हाथ लिखते चलो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ वरना कोई फायदा नहीं है समझने का। ओके, अब मैं इसमें क्या करूंगी बेटा, इस GDP जो मुझे प्राप्त हुई है, ये GDP जो मुझे मिली है, इसमें देखो माइनस करूंगी, क्या करूंगी, माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया ना ऊपर, डेप्रिसिएशन मैं इसमें से माइनस करूंगी। और क्या माइनस करूंगी बेटा, क्या माइनस करूंगी, डेप्रिसिएशन के साथ साथ एक और चीज, नेट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अभी बताऊंगी बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जल्दी से ये देख लो पहले। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, देखो डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लगाया जाए वही भुगतान भरे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जिस पर लगाया जाता है उसकी जगह कोई और भुगतान दे, जैसे GST। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स मेरे पे लगा है, मेरी इनकम पे लगा है, मैं ही भरूंगी। GST लगता दुकानदार पे है, अब बेचारा हर जाना कौन भुगतता है, जो चीजें खरीद रहा है ना। अब तो इतना टैक्स हो गया है कि मीम्स तक बनने लगी है टैक्स के ऊपर, है ना। मैं कुछ करूँ तो भी टैक्स भरूँ, ना करूँ तो भी टैक्स भरूँ, है ना, तब भी निर्मला जी सीतारामन जी टैक्स लेती है। कोई बात नहीं, चलो वो जरूरी भी होता है ना। तो इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगी, मैं माइनस करूंगी, ठीक है बेटा, माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन, तो मेरा उसके बाद में प्लस क्या करूंगी, इसमें एक और चीज क्या करनी है, ये सब माइनस करना है पर प्लस करना है इसके अंदर, क्या क्या करना है मेरे को, प्लस, प्लस करनी है मैंने डोमेस्टिक नेट, नेट डोमेस्टिक इनकम, जितनी भी मेरी इनकम बनी है, जैसे मैंने आपको भी ऊपर समझाया ना, सेम वही है सब कुछ। ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट एंड, और क्या नेशनल इनकम मेरी बनेगी जब मैं, वही आपका कि फॉरेन, ठीक है, फॉरेन से इनकम जो मिलेगी उसे भी प्लस करूंगी। ठीक है, और जो फॉरेन को जाएगी उसे माइनस करूंगी, मेरे निकल कर आ जाएगी NNP, क्या निकल कर आ जाएगी, NNP नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। समझ में आ रही है,
इस तरीके से मैंने निकाली वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम। सेम मेथड मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। सेम मेथड मैं आपको ऊपर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इसे याद रखें अच्छे से। Then, आगे बढ़ते हैं आप। सेकंड मेथड इज, the second method is, what method of second? भाई आपका सेकंड मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड, इनकम मेथड से मैं किस तरीके से अपनी एनएनपी निकालू, जिसे हम बोलते हैं आय विधि। क्या बोलते हैं? आय विधि। बस ये 3 विधि और है, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट तीसरी विधि के बाद। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जोड़ूंगी। मैं क्या जोड़ूंगी इसमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जोड़ूंगी। आपको याद है फैक्टर पोस्ट मैंने आपको बताई थी, है ना, कारक जो फैक्टर इनकम बताई थी, वो सारी एफसी जो है मैं इसमें जोड़ूंगी। ठीक है, वो कौन कौन सी होगी? देखो, रेंट मिलेगा, रेंट को भी जोड़ूंगी। ठीक है, रॉयल्टी मिलेगी, वो भी जोड़ूंगी। ब्याज मिलेगा मुझे, वो भी जोड़ूंगी। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी जोड़ूंगी। एंड प्रॉफिट भी जोड़ूंगी, जो मुझे लाभ हुआ। और जितनी भी इनकम हुई है, मिक्स्ड इनकम, वो सब जोड़ूंगी। ठीक है, उसे जोड़ने के बाद बन गई डोमेस्टिक इनकम, है ना, जीडीपी बन गई। अब जीडीपी में से माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन, क्या बन गई? जी, जीएनपी नहीं, एनडीपी। ठीक है, क्या बन गई? एनडीपी, एट फैक्टर पोस्ट। ठीक है, इस एनडीपी में मैं प्लस करूंगी क्या? विदेशों से प्राप्त आय। ठीक है, मतलब विदेशों को प्राप्त आय में से पहले ही माइनस कर दूंगी को आय, उसके बाद मुझे मिल जाएगी मेरी एन एन पी एट फैक्टर पोस्ट। ठीक है, इट इज एफ नॉट अ ए, विच। ठीक है, एट फैक्टर पोस्ट। ठीक है, तो मुझे मिल गई क्या? मुझे मिल गई अपनी एनएनपी। देन ये हो गया आपका इनकम मेथड। इसमें बेटा इस पद्धति के अंदर सभी ये चीजें याद रखना, किस किस को मैं ऐड कर रही हूँ, रेंट को भी, इंटरेस्ट को भी, प्रॉफिट को भी, इनकम, मिक्स्ड इनकम। बेसिकली मैं फैक्टर इनकम जो है ना मेरी यहाँ पर, फैक्टर इनकम जो है बेटा, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। ऊपर में मार्केट प्राइसेस को ऐड कर रही थी, जितना भी मार्केट में मैं वर्क करती हूँ उसको, है ना। एंड द थर्ड इज the third is a method of national income calculation is expenditure method. Expenditure method, it's very important and it's very easy also, but बच्चों को लगता है कि पता नहीं क्या ही है। तो आपने ऐसा नहीं सोचना मेरे लाल, आपने सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और अच्छे से समझना है, तो आपको समझ में आ जाए। ओके, तो व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मैथड। इसमें मैं क्या करूंगी? प्राइवेट फाइनल कंपनसेशन, ठीक है, कंजप्शन एंड इंटरेस्ट मैं इसमें ऐड करूंगी। ओके, मैं इसमें ऐड करूंगी क्या? ये सब जितने भी प्राइवेट फाइनल, आप इसे लिख लें अच्छे से। ठीक है, बाद में मैं इसमें बॉक्स बना दूंगी। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन है। एक्सपेंडिचर्स, खर्च यानी कि व्यय। ठीक है, इसके अंदर जो है आय विधि के अंदर हम, सॉरी, व्यय विधि के अंदर हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, और जितने भी इस पद्धति के अंदर व्यय जोड़े जाते हैं, सारे एक्सपेंडिचर जोड़े जाते हैं, खर्च जोड़े जाते हैं, जितने भी खर्च होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम? ये जितने भी हैं, कौन कौन से हैं, प्लस करेंगे उसे हम। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, इसे भी हम जोड़ेंगे। कंजप्शन, एक मिनट, मैं इसमें एक काम करती हूँ, प्राइवेट तो हो गया, गवर्नमेंट भी लिख लेते हैं, इसके नीचे ही लिख लेती हूँ ना। ठीक है, इसे भी जोड़ेंगे, इसे भी जोड़ेंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। ठीक है, और ग्रॉस डोमेस्टिक, जितना भी मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल बनी है,
ठीक है, कैपिटल, ठीक है, और मेरा नेट एक्सपोर्ट, जितना भी मैंने एक्सपोर्ट किया है उससे मिला है, ये सब मैं क्या करूंगी बेटा, ये सब मैं प्लस कर दूंगी। समझ गए? अब इसे प्लस करने के बाद मेरी जो इनकम आएगी उसे मैं बोलूंगी क्या, इन सब चीजों को मैं प्लस कर दूंगी, जितने भी खर्चे आए हैं, जितने भी मुझे पैसे मिले हैं, इन सबको प्लस करने के बाद मेरी निकल जाएगी जीडीपी। ठीक है, क्या निकल जाएगी, जीडीपी निकल जाएगी मेरी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इस जीडीपी में से माइनस करूंगी मैं डेप्रिसिएशन, माइनस करूंगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है ये, शुद्ध, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में इसमें से माइनस करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगी क्या फॉर्म होकर, एन डी पी, जाहिर सी बात है एट फैक्टर कॉस्ट आएगी बट, और इसमें मैं विदेशों से आए माइनस कर दूंगी, वो आए, वो जो मुझे विदेशों से आय मिल रही है ना बेटा, वहां से मेरी आय आ रही है, उसमें से जो यहाँ से जा रही है उसे माइनस कर दूंगी, बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, मेरे पास क्या बने बचेगा, NFAI। ठीक है, NFI नेट बाय, एक मिनट बच्चे, NFIA, NFIA। ठीक है, मैं इसको जोड़ लूंगी और मेरे को जो मिलेगा इसके बाद, क्या मिलेगा इन दोनों को करने के बाद, एन एन टी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल, नहीं, नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम कहाँ से, फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड, तो अब्रॉड से जो मुझे इनकम मिल रही है, मैं हाथों हाथ जो यहाँ से जा रही है ना अब्रॉड, उसे माइनस करके जो कि वापस बचेगी मेरी, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई कर लूंगी, NFIA निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरी तीसरी से भी निकल कर आ गई क्या, बहुत इजी बेटा, वेरी सिंपल इट इज। ठीक है, वेरी सिंपल इट इज। सो आपका निकल गया क्या, NNP राष्ट्रीय आय। तीनों विधियां प्लस सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। If anyone have any doubt, so you can contact me on my Instagram. What's Instagram ID is, Instagram ID is also Bride Spark Tutor. Okay, you can search it by Shama. Okay, you can contact me my Instagram channel, and also if you want any online batch and offline, so you can contact our Instagram and our WhatsApp of this number. Okay, स्टूडेंट, सो इसी तरीके से बने रहे चैनल के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन की बेहद जरूरी है, आपकी मोटिवेशन की। एंड इसी तरीके से मैं आपके लिए सीरीज लेकर आऊंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। इस सीरीज के बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, विच इज रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड्स एंड ऑल्सो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों के लिए भी मैं लेकर आऊंगी इनसे रिलेटेड, जीएस फाउंडेशन में यूपीएससी ने क्या GS3 में पूछा है इन टॉपिक से रिलेटेड, सो मैं इसको कवर करूंगी इंशाल्लाह। हम मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, और इसी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।